16 मई की रात हिसार में एफआईआर दर्ज हुई। 17 मई से मीडिया में ज्योति मल्होत्रा को लेकर खबरें आनी शुरू हो गई। ज्योति के साथ साथ 12 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन 12 में से 11 के नाम शायद बहुत लोगों को पता भी ना हो। सारा फोकस ज्योति मल्होत्रा पर। उसकी वजह भी है, ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर, करीब 4.25 लाख के करीब सब्सक्राइबर, इंस्टाग्राम पे करीब 1.5 लाख के आसपास फॉलोअर्स, और एक ब्लॉगर, ट्रैवल ब्लॉगर। अब उसके बाद से लगातार मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पे खबरें चल रही हैं, अलग अलग हेडलाइंस हैं। मीडिया में जो खबरें चल रही है उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें जो सीक्रेट थी उसका खुलासा हो चुका है। मीडिया ने ये दिखाया कि ज्योति की एक डायरी भी दिखाई है जिसमें वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रही है, लव यू, और किसी शादी की भी बात कर रही है। फिर कुछ खबरें चली कि उसने पाकिस्तान में शादी भी कर ली। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि वो प्रेग्नेंट भी है। फिर पाकिस्तानी उच्चायोग, पाकिस्तानी जासूस के साथ रिश्ते, बहुत सारी बातें चल रही हैं, आप सभी पब्लिक डोमेन में सुन रहे हैं। आज शाम को हिसार के एसपी शशांक कुमार ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। ये वही प्रेस रिलीज है, 2 पन्नों की ये प्रेस रिलीज है जो हरियाणा पुलिस या हिसार पुलिस और हिसार के जो कप्तान हैं, पुलिस अधीक्षक हिसार शशांक कुमार की तरफ से जारी की गई। हूबहू पहले आपको ये प्रेस रिलीज पढ़ा देता हूं, इसके बाद आगे की कहानी आगे। 21/5/2025 यानी आज की तारीख 16 मई को हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा पुत्री हरीश मल्होत्रा वासी हिसार को 152 BNS और सरकारी गोपनीय अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। कुछ भारी भरकम शब्द, उसको आसान भी कर देता हूं। ज्योति मल्होत्रा कुछ PIOs यानी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में थी और कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया था। 18 मई के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पहला प्रेस नोट है। जो FIR में दर्ज था वो इल्जाम बता दिया कि PIOs के साथ संपर्क में थी, सूचना आदान प्रदान करने की शिकायत थी। पुलिस ने आरोपी से 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कब्जे में लिए। यानी ज्योति मल्होत्रा के 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र के रहने वाले हरकीरत को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। हरकीरत वही हैं जो वैसाखी के मौके पर पाकिस्तान जत्था भेजते हैं श्रद्धालुओं का। हरकीरत वीजा सेवा उपलब्ध कराता है। पुलिस ने हरकीरत से 2 मोबाइल फोन कब्जे में लिए। हरकीरत को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। ज्योति और हरकीरत से बरामद मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जहां जांच जारी यानी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक जांच का परिणाम हिसार पुलिस को सौंपा नहीं गया है। यानी जो लैब में मोबाइल फोन, लैपटॉप, सारी चीजें भेजी गई हैं उसकी रिपोर्ट हिसार पुलिस को अभी मिली ही नहीं है। आरोपी ज्योति 5 दिन से पुलिस रिमांड पर है। हिसार पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। प्रोटोकॉल के तहत कुछ केंद्रीय जांच संस्थाओं ने भी आरोपी ज्योति से पूछताछ की है। यह देखा जा रहा है कि जांच के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर बहुत सी तथ्यहीन यानी गलत खबरें चल रही हैं। तथ्यहीन खबरें न सिर्फ जांच को प्रभावित करती हैं बल्कि ऐसे मामलों में सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करती हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया पर फैली कुछ अफवाहों का खंडन करते हुए ये स्पष्ट यानी साफ किया जाता है। अब यहां पर 7 पॉइंट इस प्रेस रिलीज में हिसार पुलिस ने भेजा है, अपने बयान में जारी किया। एक पॉइंट और फिर वो क्यों लिखा वो भी बताता हूं। पहला, पूरे मामले में जांच हिसार पुलिस कर रही है और आरोपी यानी ज्योति मल्होत्रा हिसार पुलिस की ही हिरासत में है। कुछ केंद्रीय जांच संस्थाएं आरोपी से वक्त वक्त पर या समय समय पर पूछताछ कर रही हैं, पर इनमें से किसी भी संस्था को आरोपी की हिरासत नहीं सौंपी गई है। ये पहला ये है कि पूरी पूछताछ हिसार पुलिस कर रही है। सेंट्रल एजेंसियां ने भी कुछ पूछताछ की, लेकिन ज्योति मल्होत्रा की हिरासत, कस्टडी किसी भी सेंट्रल एजेंसियां अगर हम बात करें तो NIA ही मेन आता है जो मीडिया में चल रहा है। तो हिसार पुलिस ने इस बात को गलत बताया, खंडन किया है कि ज्योति मल्होत्रा की कस्टडी या उसे चंडीगढ़ ले जाया गया, वहाँ पूछताछ हुई है, NIA पूछताछ कर रही है या फिर IB पूछताछ कर रही है। ये सब खबर गलत है। हिसार पुलिस के ही कब्जे में है,
5 दिन की पुलिस हिरासत मिली थी। 17/5/22 शायद का लास्ट डे है और अभी तक किसी जांच दूसरी एजेंसी ने पूछताछ के लिए ज्योति मल्होत्रा को अपनी हिरासत में नहीं लिया, जबकि ये खबर मीडिया में चली कि NIA की कस्टडी में भी है। तो पहली सफाई। दूसरा, आरोपी की किसी भी सैन्य, ये बहुत जरूरी है, आरोपी की किसी भी सैन्य, रक्षा या रणनीतिक जानकारी, मतलब मिलिट्री, डिफेंस या फिर ऐसी स्ट्रेटेजिक जो होती है जगह, लोकेशन, जानकारी तक पहुंच होने पर अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। यानी ज्योति मल्होत्रा की किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, किसी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, किसी स्ट्रेटेजिक ऐसी जगह जो हमारे देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है, वहां तक उसकी पहुंच के कोई सबूत नहीं मिले। तो जब पहुंच ही नहीं होगी तो वो इन्फॉर्मेशन क्या निकालेगी वहां से। तीसरा पॉइंट, पुलिस ने जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जब्त किया था ज्योति मल्होत्रा के 3 मोबाइल लैपटॉप को, उसको जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जहां अभी जांच जारी है। अभी इस जांच की रिपोर्ट हिसार पुलिस को मिली नहीं है, पुलिस को यह रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है। आरोपी के व्हाट्सएप चैट के बारे में अभी कुछ भी हम नहीं कह सकते। अब ये तीसरा पॉइंट ये है कि अभी जो मोबाइल फोन है, जो लैपटॉप है, वो फॉरेंसिक लैब में है। उस लैब की रिपोर्ट हिसार पुलिस को मिली नहीं, लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया पर बाकायदा ज्योति मल्होत्रा के व्हाट्सएप चैट चल रहे हैं। अब जब फोन कब्जे में लिया हिसार पुलिस ने, भेजा फॉरेंसिक लैब को, लैब से वो रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में आएगी, लेकिन मीडिया में वो सारे व्हाट्सएप चैट चल रहे हैं। तो फिर ये चैट कहाँ से आए? क्या ये चैट सही है या फेक है? ये सवाल इसलिए उठ रहा क्योंकि हिसार पुलिस खुद कह रही है कि आरोपी के व्हाट्सएप चैट के बारे में हम अभी कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि रिपोर्ट तो आई ही नहीं हमारे पास। चौथा, कुछ मीडिया, सोशल मीडिया पर ज्योति मल्होत्रा के डायरी के कुछ पन्नों को दिखाया जा रहा है, जिसमें कई तरह की बातें हैं। वो पाकिस्तान के लिए किसी से लव यू भी बोलती है, किसी को पसंद करने की बात कर रही है, किसी शादी की बात कर रही है। वो डायरी के पन्ने हर जगह चल रहे हैं। हिसार पुलिस का कहना है कि जो डायरी के पन्ने इस वक्त मीडिया या सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं, न उसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया था, न उनके कब्जे में है। मतलब इस डायरी की सच्चाई क्या है हिसार पुलिस को नहीं मालूम। हिसार पुलिस के पास ऐसी कोई डायरी है ही नहीं। तो अब रिपोर्टर के पास वो डायरी कहाँ से आई? क्या वो डायरी असली है या फेक है? ये अपने आप में एक सवाल है। पांचवा पॉइंट, ज्योति मल्होत्रा यानी आरोपी के 4 बैंक अकाउंट की जांच की गई। पैसों के लेन देन के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। यानी 4 बैंक अकाउंट है ज्योति मल्होत्रा के, चारों की जांच की गई, लेकिन अभी तक की जांच में कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जो शक पैदा करे। इसका मतलब यह है कि टिप्पणी नहीं की जा सकती। 6, ये जो छठा पॉइंट है इसको ध्यान से सुनिएगा। ज्योति मल्होत्रा यानी आरोपी निश्चित ही ये जानते हुए कि कुछ लोग PIOs यानी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव हैं, एक तरह से पाकिस्तान में जासूस हैं, उनसे संपर्क में थी। यानी ज्योति को ये पता था कि ये PIO है, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो उनके कांटेक्ट में थी। लेकिन अभी तक सीधे तौर पर ऐसा कोई सबूत, तथ्य सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि आरोपी यानी ज्योति मल्होत्रा का संपर्क किसी आतंकवादी संगठन से था। आरोपी के किसी भी आतंकवादी घटनाओं में संलिप्तता यानी शामिल होने को लेकर भी कोई तथ्य या सबूत सामने नहीं आए। यानी इस पॉइंट के हिसाब से कि PIO के कुछ लोगों के संपर्क में थी ज्योति, लेकिन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या आतंकवादी संगठन के साथ उसका कोई रिश्ता या सबूत सामने नहीं आया है, और किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी उसके शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले। 7वां और आखिरी, आरोपी के किसी PIO के साथ यानी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जो पाकिस्तान में थे, ज्योति मल्होत्रा यानी आरोपी के किसी PIO के साथ शादी, धर्म परिवर्तन इत्यादि के बारे में अभी तक कोई तथ्य या कोई सबूत सामने नहीं आया। मीडिया में खबर चल रही है कि ज्योति मल्होत्रा ने एक पाकिस्तान के स्पाई से या जो PIO है उनसे शादी कर ली है। कुछ तो ये भी थे कि प्रेग्नेंट हो गई है, और
धर्म परिवर्तन कर लिया, वो ज्योति से कुछ और बन गई है। लेकिन हिसार पुलिस के कैप्टन यानी कि हिसार पुलिस के एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शशांक कुमार के इस बयान के हिसाब से शादी, धर्म परिवर्तन या पीआईओ के साथ शादी, ये बातें कोई सबूत नहीं। ये अनुसंधान यानी जांच राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। आखिरी पैरा है इस स्टेटमेंट का। सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के लोगों से अनुरोध है कि रिपोर्टिंग में संयम बरतें और आधिकारिक प्रेस नोट में वर्णित तथ्यों को ही प्रसारित करें। जो प्रेस रिलीज में पुलिस के जरिए दिया जाए आप उसे ही दिखाएं, बताएं। सूत्रों और कल्पनाओं पर आधारित खबरों को आधिकारिक पुष्टि करने के बाद ही प्रसारित करें। यानी सूत्रों और कल्पनाओं से जो खबरें आप चला रहे हैं उनको पहले ऑफिशियल कंफर्मेशन करें, और वो कंफर्मेशन पुलिस से कीजिए, एजेंसी से कीजिए, और फिर उसे आप टेलीकास्ट करें या दिखाएं। नीचे लिखा है पुलिस अधीक्षक हिसार। तो 7 पॉइंट है। इन 7 पॉइंट में पूरी कहानी है। ज्योति मल्होत्रा 16 मई की रात से हिसार पुलिस के कब्जे में है। 17 मई को उसको कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसको 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, जो शायद कल खत्म होगी। अब पुलिस को और ज़रूरत पड़ेगी तो पुलिस कस्टडी में वो रहेगी, वरना उसको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाएगा। इस दौरान कुछ एजेंसियों ने भी उससे पूछताछ की, उसके घर की तलाशी ली गई, लैपटॉप, फ़ोन मिले हैं। एक आगे बढ़ूं उससे पहले उस दिन मैंने आपको एक बाइट सुनाई थी इन्हीं एसपी शशांक कुमार की। वो बाइट भी बहुत कुछ कह गया था जो उन्होंने कहा था, और ये शायद उसी का एक्सटेंशन है ये जो प्रेस रिलीज है। तो एक बार रिकॉल करने के लिए वो बाइट सुन लीजिए। अभी जैसे कि मैंने बताया, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अभी एग्जामिनेशन हमारी नहीं हो पाई है। तो जब एग्जामिनेशन हो जाएगी तो वो पिक्चर और बेटर क्लियर हो जाएगी। बट लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है कि क्या इसके पास पास ऑन तो कोई तब करेगा जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी। तो बाकायदा कैमरे के सामने शशांक कुमार एसपी हिसार ये बात कह रहे हैं कि अभी तफ्तीश जारी है, कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं, और कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन तब करेगा जब उसके पास इन्फॉर्मेशन हो। इस रिलीज के हिसाब से जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है पॉइंट नंबर 2 में कि ज्योति के पास किसी भी सैन्य, रक्षा या रणनीतिक जानकारी तक पहुंच होने के बारे में कोई सबूत सामने नहीं आया। अब एक जासूस का काम क्या होता है? एक जासूस का काम यही होता है कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन पास करे अपने दुश्मन देश को। तो अब सवाल ये है कि इस हिसाब से अभी तक के ऐसी एक भी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, जो मैंने पहले दिन आपको बताया था, ऐसी कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, ऐसी कोई और जानकारी ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ अब तक की तफ्तीश में सामने नहीं आई। लेकिन पाकिस्तानी हाई कमीशन का एक ऐसा स्टाफ जो फ्रंट डेस्क पे बैठा हुआ है वहाँ के वीज़ा डिपार्टमेंट में, जिसका काम ही है यहाँ कर जासूसी के लिए लोगों को फांसना, वो दानिश ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में थी। उसके साथ फ़ोन पे बात होती थी, मैसेज करती थी। ये पुख्ता है और ये सही है। इसके अलावा जब वो पाकिस्तान गई अपना ट्रैवल तो व्लॉग बनाने के लिए, उसमें वो और 3 लोगों से मिली जो पीआईओ निकले, ये भी सच है। उनके साथ भी उसका बाद में भी कनेक्शन था। तो इस कहानी के 2 पहलू, एक जो पाकिस्तानी शायद जासूस है उनके साथ रिश्ता है, दूसरा ये कि क्या ज्योति गद्दार या जासूस है। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21 इतने दिन हो गए हिसार पुलिस के कब्जे में ज्योति मल्होत्रा को। अब तक पुलिस खुद ही स्टेटमेंट जारी कर बहुत कुछ बता सकती थी, और अब तक सेंट्रल एजेंसी जैसे एनआईए की कस्टडी में होना चाहिए था ज्योति को, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मामला था, जासूसी से जुड़ा हुआ मामला था, वो भी पाकिस्तान से तार जुड़ रहे थे। लेकिन ज्योति अब भी हिसार पुलिस की ही कस्टडी में है। जो लोग कानून समझते हैं या इस तरह के केसेस को समझते हैं, जितने एक्सपर्ट्स, वो इससे ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि अगर 5 दिन से ही वो सिर्फ हिसार पुलिस की कस्टडी में है और किसी सेंट्रल एजेंसी ने उसकी कस्टडी लेने की कोशिश नहीं की अभी तक, तो फिर केस क्या है? ये इशारा होता है समझने के लिए। लेकिन जिससे मैं भी जुड़ा हूँ, मीडिया, हम ऐसी खबरें जिसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है, हर रिपोर्टर अपने अपने एंगल, अपने अपने दिमाग से, अपने अपने तरीके से उन खबरों को पेश करता है। फिर हम एक राय कायम करते हैं, फिर एक राय बनाते हैं, और उस राय बनाने के बाद उस राय से आप सब भी सहमत हो जाते हैं। और फिर बाद में जब वो राय
जो आपने बना लिया, जो हमने बना लिया, वो गलत साबित होता है, तो फिर हमें गुस्सा आता है और हमें लगता है कि नहीं, पुलिस बिक गई है, सीबीआई बिक गई है, सब गलत है, सब बिके हुए हैं, मीडिया भी बिका हुआ है। कोलकाता आरजीकर के केस को याद कीजिए, राय वही बनाई थी हम लोगों ने, गैंग रेप है और एक से ज़्यादा लोग हैं, पर सीबीआई ने ही कहा नहीं, एक ही है और रेप, गैंग रेप नहीं है। शुरू से ही मीडिया में जो खबरें चलती हैं वो असल में लोगों के दिमाग तक जाती हैं और फिर हमें लगता है वही सच्चाई है। लेकिन जब असली सच्चाई सामने आती है तो फिर हम ठगा हुआ महसूस करते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार, इतने दिन तक तो गैंग रेप चिल्ला रहे थे, अब अचानक रेप कर रहे हो, इसका मतलब है सीबीआई भी बिक गई, तुम भी बिक गए। बड़ा आसान होता है ये कहना। असल में जब तक फैक्ट्स, तथ्य, बाकी चीज़ें जो जितनी हैं, और आज का तो दौर ऐसा है कि जैसे आप यकीन मानिएगा, जब ये प्रेस रिलीज आई हिसार के एसपी की तरफ से, तो इतनी सारी खबरें आ चुकी हैं कि अब पुलिस की तरफ से जारी प्रेस रिलीज को भी लेकर डाउट होता है कि क्या पता ये भी किसी ने भेज दिया हो कि फर्जी हो। तो इसको आप तक पहुंचाने से पहले हिसार के अपने रिपोर्टर से बात की, रिपोर्टर के बाद वहां के पुलिस हेडक्वार्टर से बात हुई और फिर पता किया कि क्या वहां के एसपी ने ऐसी कोई स्टेटमेंट आज जारी किया, प्रेस रिलीज। फिर आया कि हाँ, इतने बजकर इतने मिनट पर आज ये प्रेस नोट जारी किया गया, खासतौर पर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। तब जाकर अब सोचे कि पुलिस के प्रेस रिलीज पर भी अब डाउट हो रहा, शक हो रहा है। शक होना चाहिए, क्योंकि आज के इस दौर में, फेक न्यूज़ के दौर में, कब कहाँ से सोर्स जो इन्फॉर्मेशन है न्यूज़ की, कब कहाँ से कैसे आ जाए कुछ पता नहीं। अब जैसे इसी नोट के ज़रिए ये लग रहा है कि अब पता नहीं वो जो डायरी चल रही है, डायरी के पन्ने अलग अलग, वो कितना सही है कितना गलत है। जो व्हाट्सअप चैट चल रहे हैं, अगर हिसार पुलिस के हिसाब से उसकी तो अभी रिपोर्ट ही नहीं आई है, फॉरेंसिक लैब में पड़ा हुआ है और उनको सीलबंद लिफाफे में देना, अगर वो नहीं देंगे फॉरेंसिक लैब वाले तो उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तो वहाँ से लीक भी नहीं कर सकते वो। तो जब वो रिपोर्ट नहीं है तो फिर व्हाट्सअप चैट मीडिया तक कैसे है? तो यहीं से ये भी सवाल है, क्या व्हाट्सअप चैट वो सही में जेन्युइन है या नहीं है? तो आजकल मैं खुद कहता हूँ आपसे, बाकी छोड़िए, मैं भी अगर कुछ कहता हूँ तो उसको ज़रूर क्रॉस चेक कीजिए, क्योंकि हो सकता है मैं भी किसी चीज़ का शिकार हो गया हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन मिली और मैंने आंख बंद करके भरोसा किया और आप तक पहुँचा दिया और कल मैं गलत हो गया। और अगर 2-4 बार ऐसे ही मैं गलत हो गया तो फिर आप मुझे सुनेंगे क्यों? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। लेकिन हाँ, इसके साथ एक और भी चीज़ है कि जब कोई स्टोरी आती है तो उसके फैक्ट्स और बाकी चीज़ों के साथ शुरुआत में ही जैसे थोड़ा सा एहसास हो जाता है कि यह है क्या। जैसे वो एक जॉली एलएलबी फिल्म का एक डायलॉग मुझे हमेशा याद रहता है, जो उसमें जज साहब कहते हैं कि जब उनके कोर्ट में कोई मुकदमा आता है तो उन्हें 1-2 सुनवाई में ही इस बात का एहसास हो जाता है कि सामने वाला मुजरिम है या बेकसूर है, लेकिन वो एक कागज़ का इंतज़ार करते रहते हैं, एक ऐसा सबूत जिससे वो अपना फैसला सुना सकें, और वो उस एक कागज़ के इंतज़ार में कागज़ों का अंबार जमा होता जाता है और फिर वो फैसला सुनाते हैं, जबकि पहले दिन से ही वो जानते हैं कि ये केस क्या है। सेम ऐसे ही होता है कि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिससे हम लोगों को शुरुआत में ही कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ पुलिस वाले जो इंट्रोगेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे अंदाज़ा हो जाता है। जैसे एक बेसिक चीज़ है कि अगर एक खूंखार टेररिस्ट है और उसके देश के अलग अलग हिस्सों में कई आतंकवादी वारदात किए हैं, तो अब मान के चलिए कि वो ज़्यादा दिन तक लोकल पुलिस के कब्जे में नहीं रहेगा, फिर उसको सेंट्रल एजेंसी लगेगी, सेंट्रल एजेंसी को केस सौंप दिया जाएगा। उसी तरह अगर कोई स्पाई है, जासूस है और ख़तरनाक है, वो भी नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे इशारे भी दे देते हैं उस केस के बारे में। तो इसीलिए आज के दौर में खबरों का जो ये विस्तार है, जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है, और सोशल मीडिया के इस दौर में कौन सही है कौन गलत है, इसको पकड़ना और समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। और मेरी यही कोशिश होती है कि हर तरह से जब टटोल लें तब आप तक पहुंचाए। तो ये कहानी जो थी मल्होत्रा के केस के इन्वेस्टिगेशन की, जो अभी तक की रिपोर्ट है, आपके सामने थी। 27, 28 और 30 अगस्त की रात को सागर में 3 अलग अलग लाशें मिलती हैं। ये तीनों लाशें जो नाइट ड्यूटी पे थे, सिक्योरिटी गार्ड उनकी थी, अलग अलग फैक्ट्री की, कारखाने में, शोरूम में जो काम कर रहे थे। तीनों कत्ल के तरीके एक जैसे थे। सर पे वजनी चीज से वार किया गया था, मोबाइल उनके गायब थे, पर्स में जो पैसे थे और पर्स वो सब वहीं पे मौजूद था, और सभी के लाश के साथ उसी गार्ड का एक जूता रखकर कातिल चला जाता था। अब जब एक एक कर 3 दिन में ही 3 लाशें मिली तो सागर पुलिस भी हैरान परेशान थी।
इसके बाद अब पुलिस इस कातिल को ढूंढना शुरू करती है। इत्तेफाक से कातिल ने जो 3 कत्ल किए थे उनमें से 2 मोबाइल तो ले गया, लेकिन एक का जो एक उसने 27 बल्कि 29 अगस्त को जिसका कत्ल किया था, उस गार्ड का मोबाइल वो अपने साथ ले गया था। और वो मोबाइल, बाकी 2 मोबाइल भी गायब थे, लेकिन वो उसके पास था। अब पुलिस ने यह किया कि तीनों मोबाइल को सर्विलांस में लगा दिया। ये जब भी मोबाइल लेता तो सिम निकाल कर फेंक देता और उसमें नया सिम डालता। यहीं पे उससे एक बड़ी गलती हुई। उसे अंदाजा नहीं था कि सिम निकाल कर फेंक देने के बाद दूसरा सिम डालने से उसका कोई पता या सुराग नहीं मिलेगा। मोबाइल के IMEI नंबर और सर्विलांस पे जो डालते हैं उससे पता चल सकता है। तो अब पुलिस तीनों गार्ड के जो मोबाइल थे उसको सर्विलांस पे लगाई हुई थी। फोन गायब था लेकिन पुलिस के पास नंबर था। तब पुलिस ने उन नंबरों को सर्विलांस पे लगाया। अचानक कल रात की बात है, 1 अगस्त बल्कि 1 सितंबर हो गया कल, कि शाम को जो दूसरा गार्ड था उस गार्ड के मोबाइल पर हरकत शुरू होती है। वो मोबाइल ऑन होता है और ये मोबाइल था शंभू का, जो दूसरा गार्ड मरा था। तो जब सर्विलांस में ऑलरेडी था, पुलिस ने चेक किया तो देखा कि ये तो लोकेशन भोपाल दिखाई दे रहा है, सागर तो है नहीं। अब पुलिस की एक टीम को फौरन सागर से भोपाल रवाना किया गया। इस वक्त तक इस 3 कत्ल के बाद सागर पुलिस के ऊपर प्रेशर काफी था। हमारा जो MP के होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर कहा कि फौरन कार्रवाई हो। कहते हैं 200 से 250 के करीब पुलिस वालों की टीम बनाई गई, अलग अलग 15 के करीब, और उसमें इतने सारे पुलिस वाले और उनको हर तरफ फैलाया गया, खासतौर पर रात को गश्त करते वक्त, क्योंकि रात को रंगे हाथों से पकड़ा जा सके। तो जहाँ जहाँ गार्ड हैं, ड्यूटी है, सन्नाटा है, ATM हो या फिर फैक्ट्री हो, कोई शोरूम हो, कारखाना हो, कोई फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा हो, वहाँ पे हो, पुलिस की टीम उन जगहों पे छुप छुप कर कातिल का इंतजार कर रही है। लगभग 250 पुलिस वालों को इस एक कातिल को पकड़ने के लिए झोंक दिया गया। अब 1 सितंबर की शाम को अचानक एक मोबाइल हरकत में, और ये शंभू का मोबाइल दिखा तो भोपाल का लोकेशन। सागर की पुलिस टीम एक फौरन भोपाल के लिए रवाना होती है। देर रात वो सागर पहुंचती है। इस दौरान में एक CCTV कैमरे के जरिए उस किलर की कुछ हल्की सी झलक दिखी थी, चेहरा दिखा था, सफेद शर्ट पहने हुआ था, हाफ पैंट था। तो पुलिस ने उसके आधार पर एक स्केच भी तैयार किया था। सब पुलिस वालों को वो तस्वीर, उसकी शक्ल दिखाई गई थी। अब ये भोपाल जब पहुंचती है सागर पुलिस की टीम, तो अब मोबाइल का लोकेशन वहां भोपाल में एक बस टर्मिनल है, उसी के आसपास दिखाई दे रहा है। अब पुलिस की टीम ढूंढ रही है, क्योंकि लोकेशन तो है लेकिन एग्जैक्ट जगह पर पहुंचना इतना आसान काम नहीं होता है। तो पुलिस उस मोबाइल को फॉलो करते हुए उसके करीब पहुंच रही है, और करीब 3 बज रहे थे शायद सुबह के। अचानक एक टर्मिनल के पास पुलिस को एक नौजवान दिखाई दिया, एक लड़का, वाइट शर्ट पहने हुआ था, पहली चीज मैच की। अब रात को इतने बड़े अकेले वो क्या कर रहा है, दूसरा शक। इसके बाद वैसे ही पैंट पहने हुआ है। फिर ध्यान से उसने, पुलिस वालों ने देखा तो उसकी शक्ल भी उस स्केच से मिल रही है। इतना काफी था, पुलिस ने उसको दबोच लिया। उसके पास और कोई था नहीं, कुछ हथियार लेके चलता नहीं था। अब वो जब पकड़ाया तो वो भी हैरान था, लेकिन उसने, पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद उससे पूछताछ की। जब पूछताछ की तो फिर पुलिस को पता चला कि जिसकी तलाश है शायद ये वही लड़का है। इसका नाम था शिव प्रसाद ध्रुवे, और इत्तेफाक से उसी सागर इलाके का रहने वाला था। सागर से करीब 70 किलोमीटर दूर एक गांव है वहीं। और शिव प्रसाद दुर्गे, उम्र 19 साल। अब सागर पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। इतनी ही देर में एक CCTV कैमरा उसी रात का आ गया। इसकी गिरफ्तारी से करीब 1.5-2 घंटे पहले की। एक शोरूम का CCTV कैमरा है। शोरूम के बाहर एक गार्ड मौजूद था। अचानक कैमरे में एक शख्स आता है, और आने के बाद जो गार्ड है वो एक छोटा सा रूम सा बना हुआ है, जिसके पीछे है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये कातिल दिखाई दे रहा है। वो एक हाथ में डंडा या मोटी सी कोई चीज़ उठाता है, और उसके बाद अचानक दिखाई देता है कि वो किसी के ऊपर मार रहा है, सर पे ही मार रहा होगा। और उसके बाद बाकायदा फिर वो वहीं बैठ जाता है, मतलब कत्ल करने के बाद बैठा हुआ, कोई डर नहीं है। फिर घूम के दूसरी तरफ जाता है, फिर वहां से निकल जाता है। यह आखिरी कत्ल था शायद उसके हाथों, जिसके 1-1.5 घंटे के बाद वो पकड़ा गया। अब पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अब सागर पुलिस की टीम की बड़ी कामयाबी थी। उसे फौरन गाड़ी में बिठाया गया, और सूरज निकलने से पहले ही सागर की तरफ पुलिस की टीम रवाना हो गई। अब एक सीरियल किलर जिसने कई दिनों से उनकी रातों की नींद छीन रखी थी, इतना तनाव दबाव था, लोग डरे हुए थे, वो सिरफिरा कातिल पुलिस के कब्जे में, पुलिस की गाड़ी में। और ये गाड़ी जो है भोपाल से सागर की तरफ रवाना हो जाती है। सफ़र लंबा था, वक्त काफ़ी। पुलिस ने कहा चलो रास्ते में इसकी कहानी शुरू करते हैं।
अब गाड़ी में ही पूछताछ शुरू हुई। इस पूछताछ के बाद उसने कहानी सुनानी शुरू की। पूरी उसकी कहानी ये कि इसकी उम्र 19 साल, शिव प्रसाद ध्रुवे नाम, सागर के पास एक गांव 70 किलोमीटर दूर, वहां का रहने वाला। 8वीं तक पढ़ाई की, लेकिन अंग्रेजी ठीक ठाक बोल लेता है। फिर ये छोटी मोटी नौकरी की तलाश में इसने सागर और मध्य प्रदेश छोड़ा, पहुंच गया गोवा। वहां कुछ वक्त तक नौकरी की। फिर गोवा में मन नहीं लगा तो वहां से पहुंचा पुणे, वहां पुणे में भी नौकरी की। फिर उसके बाद अभी जब ये मानसून बरसात का सीजन जब शुरू होने वाला था, यही मई जून, तो इसे लगा कि अब बरसात है, वापस घर चलते हैं। तो ये पुणे से वापस सागर आ गया इसी बरसात के मौसम में, सागर में रहने लगा। इत्तेफाक से उससे जस्ट 1-2 महीने पहले अप्रैल के महीने में एक फिल्म आई थी, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, KGF 2। आप सब ने, ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी। यश जिसके हीरो फिल्म में, जिनका नाम, कैरेक्टर का नाम रॉकी भाई। रॉकी एक क्रिमिनल, एक गैंगस्टर, और किस तरीके से फिर वो सारी चीज़ें करता है, उस KGF 2 में फिल्माया गया, दिखाया गया। अब ब्लॉकबस्टर ये फिल्म साबित हुई, कई 100 करोड़ रुपए कमाए, मतलब ज़्यादातर लोगों ने देखा। इत्तेफाक से सागर में यही KGF 2 इस शिवराज ने भी देखा जब ये छुट्टी पे घर आया हुआ था बरसात में। KGF 2 देखने के बाद इसके दिमाग में पहली बार ख्याल आया कि मुझे भी रॉकी भाई बनना है, उस फिल्म के हीरो जैसा, और रॉकी भाई बनकर नाम कमाना है। जुर्म की दुनिया में बदनाम को नाम कमाना ही कहते हैं। अब ये फिल्म उसके दिमाग पर इतना असर कर गई कि उसे लगा कि बस रॉकी भाई जैसी जिंदगी जीनी और रॉकी भाई ही बनना है। अब ये सोचना शुरू कर देता है कि रॉकी भाई बनने के लिए क्या क्या करूं। 2 चीजें इसके दिमाग में बड़ी क्लियर थी। एक, कोई ऐसा काम करूं जिससे लोग डरे। दूसरा, जिससे उसका नाम हर तरफ हो, मीडिया में हो, अखबारों में, टीवी पे हो। तो अब ऐसा क्या काम? अब उसने सोचना शुरू किया। इसके बाद इसने तय किया कि वो लोगों को मारेगा, और एक कत्ल नहीं, एक से ज्यादा करेगा, क्योंकि एक कत्ल करने के बाद शायद इतना नाम ना हो, इतनी दहशत ना हो। तो अभी तक उसको कोई मन में ख्याल नहीं है कि वो किसे मारेगा, क्यों मारेगा, लेकिन उसे है कि मारना है, और मारने के बाद एक जुर्म की दुनिया में अपना नाम बनाना है। रॉकी भाई ने उसको ये आइडिया दिया, रॉकी भाई बनना है अब उसे KGF 2 के बाद। इसके बाद एक रोज 27 अगस्त की सुबह ये सागर से करीब 70 किलोमीटर दूर गांव में जहां रहता था, साइकिल पर अपने बैठता है और 70 किलोमीटर साइकिल चलाकर सागर पहुंचता है देर रात। यहां आने के बाद ये घूम रहा होता है। अचानक एक जगह पर एक गार्ड इसको सोता हुआ दिखाई देता है। एक इसके दिमाग में और इसके ख्याल में शुरू से था कि ड्यूटी के वक्त सोना नहीं चाहिए। इससे गुस्सा आता और वहीं पे आइडिया भी आता है, कैसे लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं है। वहीं पे पड़ा हुआ था एक पत्थर, उसने उठाया और उस गार्ड के सर पे दे मारा। मारने के बाद अब वो गांव वापस नहीं जाता है, वहीं सागर में रहता है। फिर एक रात के बाद वो उठता है, फिर निकलता है, फिर देखता है गार्ड सो रहा, फिर उसको मारता है। फिर तीसरी बार निकलता है, 3 दिन के अंदर तीसरा कत्ल करता है। इसके बाद उसको एक चौथा कत्ल करने का भी था। इत्तेफाक की बात यह है कि उसी सागर में 30 अगस्त की रात करीब 12 बजे का वक्त था। तीज का त्यौहार था उस दिन, और ये एक वहां पे जगह है सागर में, खुरई रोड, वहीं पे एक ट्रैक्टर, एक सांची ट्रैक्टर का शोरूम था, और उस ट्रैक्टर के शोरूम में एक गार्ड था। ये वहां पहुंचा। इत्तेफाक से उस वक्त उस शोरूम के बाहर कुछ 2 गाय शायद आपस में भिड़ गई थी। चौकीदार सो रहा था, लेकिन नसीब अच्छा था, आंख खुल गई। वो बाहर निकला, उसने गाय वाय को हटाया। तभी उसने देखा कि एक शख्स सफ़ेद शर्ट और पैंट में आया हुआ है, और उसने उसको देखा। फिर उसने मांगा उससे कि एक बीड़ी पिला दो, तो उसने कहा करीब आकर ले लो। इसने कहा कि फिर मैंने देखा उसको कि वो कैमरा लगा हुआ है CCTV, तो उसने कैमरे की तरफ देखा और फिर किनारे से करीब आया और बीड़ी पी। और फिर बीड़ी पीने के बाद वो कुछ बात भी करने लगा। तो उसने कहा कि आप यहाँ पे गार्ड हो? उसने बोला हाँ। तो उसने बोला कि मुझे वो गार्ड बिल्कुल पसंद नहीं है जो ड्यूटी के दौरान सो रहे होते हैं। तो इस गार्ड ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। 30 अगस्त की रात की बात है। इसके बाद कहते हैं कि वो उससे एक 2-3 दिन पहले फिर आया था, एक बार और आया था, और उसने देखा था, और तब भी वो वहां पे घूम रहा था और मैं जाग रहा था, और वो चला गया। तो नसीब की बात यह है कि 27 से 30 अगस्त के दौरान इस गार्ड के पास वो 2 बार आया, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये सो तो नहीं रहा है। अगर ये सो रहा होता तो शायद इसकी भी बारी आ चुकी होती, लेकिन ये जाग रहा था, इसलिए ये गार्ड बच गया। तो खैर इसने 3 कत्ल किए। अब उसके बाद ये सागर में ही है।
लेकिन 3 दिन में 3 कत्ल करने के बाद अब सागर में हड़कंप मच गया, मीडिया में खबर आ गई, अखबारों में पहले पन्ने पे छप गया जो वो चाहता था, टीवी पे खबरें आने लगी। अब पुलिस एक्टिव, ये रात को निकला तो इसने देखा हर तरफ पुलिस, ये घबरा गया, इसने कहा कि अब यहां पे अभी सेफ नहीं है। तो 31 अगस्त की सुबह सागर छोड़ देता है और सागर से पहुंच जाता है भोपाल। उसे लगा कि भोपाल में तो कम से कम अभी ऐसी दहशत है नहीं। अब उसने कहा चलो भोपाल के गार्ड को ढूंढते हैं, और ये भोपाल आ गया। अब इधर सागर में पुलिस ने अपना जाल बिछा रखा, 250 लोगों की टीम है और कातिल पहुंच चुका है भोपाल। भोपाल आने के बाद ये अपना इधर उधर गुजारता है, शाम फिर रात को निकलता है तलाश में उन चौकीदारों की जो ड्यूटी के वक्त सो रहे, और इत्तेफाक से बस टर्मिनल के पास एक चौकीदार इसे मिल जाता है जो सो रहा था, जिसका सीसीटीवी फुटेज आया पूरा मारते हुए, और उससे पता चलता है कि बाकी कत्ल उसने कैसे किए। तो वो कोशिश करूंगा, हालांकि मैं कल भूल गया था, उसका स्केच बोला था डाला नहीं, लेकिन आज उसकी स्केच और जो पकड़ा गया उसकी तस्वीर और ये सीसीटीवी, मैं तीनों अभी दीपक को बोलूंगा, मैं भूल जाऊंगा तो पीछे विनोद शिकारपुरी याद दिला देंगे, बट मैं डालूंगा इसको। तो वो वहां पर एक गार्ड मिल जाता है और 31 बल्कि 1 और 2 सितंबर की रात वो उसको मारता है। ये उसका चौथा कत्ल था 5 दिन में। मारने के बाद वो अब यूं ही टहल रहा है और तभी सागर पुलिस पहुंच गई, हुलिया मिल गया, सब कुछ हो गया, तो अब वो पकड़ा गया। अब ये सारी कहानी वो रास्ते में अपना बता रहा है, लेकिन असली बारी थी असली कहानी की। पुलिस ने उससे जब पूछा कि ये बताओ तुमने KGF देखा, KGF का रॉकी भाई बनना चाहते हो, चौकीदार को क्यों मारा? तो उसने यही कहा कि ड्यूटी पे सोने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। तो उसने बोला बस यही तुम्हारा काम था, यही करते रहते, अभी आगे नहीं पकड़े जाते तो और चौकीदार को मारते। बोला नहीं, ये तो पहला पार्ट है। बोला इसके बाद मुझे पैसे चाहिए थे, पैसे कमाने थे, और पैसे कमाकर मैं एक गैंग बनाने वाला था। उसने कहा फिर क्या करते? बोला पैसे कमाने के बाद गैंग बनाने के साथ साथ मुझे हथियार खरीदने थे। अभी तक मैंने जो भी कत्ल किया मैंने बिना हथियार के किए। मैं जहाँ पे जाता, जो गार्ड होता वहाँ पहले देखता कि सो रहा हूँ, वो सो रहा है, तो मैं उस वक्त खाली हाथ होता था, और जब देख लिया कि मेरा शिकार सो रहा है तो फिर मैं इधर उधर चारों तरफ नजरें दौड़ाता, देखता कोई बड़ा सा पत्थर है, कोई डंडा है, कोई सरिया है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे सर पे वार करे तो वो बचे नहीं। तो मैं उस शिकार को वहीं सोता हुआ छोड़कर पहले चारों तरफ ढूंढता, और फिर जो मुझे मिल जाता मैं उठाता, मारता, और वो वहीं छोड़कर निकल लेता। लेकिन अब मुझे हथियार की जरूरत थी। तो उसने बोला हथियार की क्यों जरूरत थी? उसने बोला बस गार्ड चौकीदारों के सीरियल किलिंग को करने का मेरा मकसद अब पूरा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम मेरा ये था कि मुझे पुलिस वालों को मारना था। अब सोचिए, सागर पुलिस की कस्टडी में, सागर पुलिस की गाड़ी में एक सीरियल किलर, सागर पुलिस उसको सागर लेकर जा रही है, और वो उन्हीं को कह रहा है कि अगला टारगेट अब मेरा आप लोग हैं, पुलिस वाले, मुझे आप लोगों को मारना था। अब उससे पूछा गया कि क्यों, पुलिस वाले क्यों? तो उसने कहा पुलिस वाले भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं देते, और दूसरा पुलिस वालों को मारने के बाद मैं और बड़ा डॉन बनता, मेरा और बड़ा नाम होता, मेरी और ज़्यादा दहशत होती। लेकिन आम गार्ड को मारने में और पुलिस वालों को मारने में एक फ़र्क है। उनको तो मैं वहाँ से कोई भी हथियार उठाकर मार दूँ, वो इतने ट्रेंड भी नहीं होते हैं इतने वो, लेकिन पुलिस वाले ट्रेंड भी होते हैं, ठीक ठाक भी होते हैं, तो उनको मैं ये डंडे से, पत्थर से मारने का रिस्क नहीं ले सकता था। तो मैंने सोचा था कि उनको मैं हथियार से मारूंगा, चाहे वो पिस्टल, बंदूक हो, खंजर हो, उन चीज़ों से। बट उसके लिए पैसे चाहिए था, और पैसे थे नहीं। तो पहले ये नाम कमा लेता, फिर दबंगई होती, फिर गैंग बनता, फिर हथियार खरीदता, और अगला टारगेट पुलिस वाले थे। ये उसने पूरी कहानी सुनाई। इस बीच में उसने ये भी कहा कि उसने पुणे में भी एक कत्ल किया ऐसे ही। अब पुणे का जो कत्ल किया उसने, वो चौकीदार था कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन अब हाथ आने के बाद उसकी पुणे की पूरी कहानी और साथ में गोवा की उसकी पूरी केस स्टडी, गोवा में रहा, क्या किया, कहाँ था, ये सारी चीज़ें अब सागर पुलिस टटोल रही है। सागर पुलिस को शक है कि मामला सिर्फ ये 4 कत्ल का नहीं है, बल्कि हो सकता है मरने वालों की गिनती बढ़ती जाए और ज़्यादा हो। तो इसीलिए इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है, पुलिस की कस्टडी में है, और अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ये सच पता लगाने की कोशिश कर रही है कि देश के इस सबसे नए और ताज़ा सीरियल किलर के हाथों अब तक कितने लोगों की जान गई है। ये तो कहानी का एक पहलू है। दूसरा ये है कि सोचिए अगर ये पकड़ा ना जाता, इसके पास पैसे आ जाते या कहीं से ये हथियार ले लेता, तो जिस तरीके से सड़कों पर, कारखानों के आगे, शोरूम के आगे, फ्लाईओवर के नीचे आम बेकसूर सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदारों की लाशें मिल रही हैं, इसके निशाने पर पुलिस वाले होते हैं, तो फिर क्या होता। लेकिन शुक्र है कि वक्त रहते पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये भी बात है कि अगर शायद 1-2 घंटा पहले गिरफ्तारी होती
तो एक चौकीदार की जान बच जाती, जो चौथा कत्ल इसने किया था। दुआ यही है कि यही 4 तक गिनती रहे, इससे आगे ना जाए। तो आज कहानी में इतना ही।